साथियों नमस्कार। आंजनेय क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की प्रश्नोत्तरी में लगभग 33 प्रश्न शामिल किए गए हैं, जो व्याख्या सहित लगभग 150 से भी ज़्यादा प्रश्न तैयार करते हैं। ये सभी प्रश्न वहाँ से उठाए गए हैं जो आयोग के लिए फेवरेट टॉपिक्स हैं और जहाँ से प्रश्न लगातार बनते ही आए हैं। तो शुरू करते हैं आज की प्रश्नोत्तरी। और हाँ, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी प्रेरित करें कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन भी दबाएं ताकि जो भी कोई वीडियो मैं डालूं वो सीधा आप तक पहुंच जाए। आज का पहला प्रश्न है, उस दृष्टि दोष को क्या कहते हैं जिसके कारण एक आदमी निकट की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता परंतु दूर की वस्तुओं को आसानी से देख लेता है। निकट की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता परंतु दूर की वस्तुओं को आसानी से देख लेता है। मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेसबायोपिया, एस्टिग्मैटिज्म। इसका सही उत्तर है हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया या जिसे हिंदी में कहते हैं दूरदृष्टि दोष, इसमें नेत्र लेंस की गोलाई कम हो जाती है और क्षमता घट जाती है। नेत्र के लेंस की गोलाई कम हो जाती है, क्षमता घट जाती है, लेकिन फोकस दूरी बढ़ जाती है। प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनने लगता है और इस दोष के निवारण के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, जिसे अंग्रेजी में कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं, उत्तल लेंस। मायोपिया तब होता है जब आंख की पुतली बहुत लंबी हो जाती है या कॉर्निया की वक्रता बहुत बढ़ जाती है। इसमें आंखों में जो रोशनी प्रवेश करती वो ठीक प्रकार से फोकस नहीं होती और प्रतिबिंब रेटिना के थोड़ा आगे फोकस होता है, जिस कारण नज़र धुंधली हो जाती है। प्रेबायोपिया एक उम्र से संबंधित प्रक्रिया है। यह आंख के अंदर प्राकृतिक लेंस की क्रमिक मोटा हो जाता है, सख्त हो जाता है। उस वजह से ये कम लचीलेदार और सख्त हो जाते हैं इनके लेंस, उस वजह से ये समस्या उत्पन्न होती है। एस्टिग्मैटिज्म आंखों से संबंधित एक समस्या है जो कॉर्निया की आकृति में गड़बड़ी होने से होती है। उनका लेंस या कॉर्निया का कर्व या घुमाव अनियमित हो जाता है, जिससे आंखों से प्रकाश के गुजरने या रिफ्रैक्ट होने का तरीका बदल जाता है। दूसरा प्रश्न है, जैविक ऊर्जा क्या है? ए डीएनए, आरएनए, एटीपी या कार्बोहाइड्रेट। सही उत्तर है इसका एटीपी। एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसका फुल फॉर्म है जीवों में हो रही अनेक रासायनिक प्रतिक्रियाओं में भाग लेने वाला एक कार्बनिक यौगिक है। इसमें एडेनिन, राइबोज और 3 फॉस्फेट वर्ग होते हैं। कोशिका की विभिन्न क्रियाओं के लिए ऊर्जा उत्पन्न करने में इसकी विशेष भूमिका होती है। यह एक जैविक ऊर्जा है जो सजीव कोशिकाओं में होने वाली कोशिकीय श्वसन के दौरान निर्मुक्त होती है। इस ऊर्जा का उपयोग सजीव अपनी विभिन्न जैविक क्रियाओं को संपन्न करने में करते हैं। श्वसन की क्रिया प्रत्येक जीवित कोशिका के कोशिका द्रव्य और माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। कहाँ संपन्न होती है? कोशिका द्रव्य और माइटोकॉन्ड्रिया में। डीएनए का फुल फॉर्म है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल। जीवित कोशिकाओं के गुणसूत्रों में पाए जाने वाले तंतुनुमा अणु को डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल कहते हैं। डीएनए अणु की संरचना घुमावदार सीढ़ी की तरह होती है।
डीएनए का एक अणु 4 अलग अलग भागों में बना होता है जिसे न्यूक्लियोइड कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूक्लियोइड। आरएनए एक अकेली बहुन्यूक्लियोइड श्रृंखला वाला लंबा तंतुनुमा अणु जिसमें फॉस्फेट राइबोज शर्करा की इकाइयां एकांतर में होती हैं। क्या होती हैं? फॉस्फेट और राइबोज शर्करा की इकाइयां। इसका पूर्ण नाम है राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। डीएनए की तरह आरएनए भी राइबोज से जुड़े 4 क्षारक होते हैं। रासायनिक रूप से कार्बोहाइड्रेट एक कार्बनिक पदार्थ है जो स्वाद में मीठा होता है। स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस अधिवेशन में कांग्रेस के उद्देश्य के तौर पर स्वशासन प्राप्ति की घोषणा की गई। कांग्रेस के लक्ष्य के तौर पर पूर्ण स्वराज प्राप्ति को स्वीकृत किया गया। लंदन में गोलमेज सम्मेलन में भागीदारी करने का निर्णय लिया गया। या असहयोग आंदोलन पुनः आरंभ किया गया। इसका सही उत्तर है कांग्रेस के लक्ष्य के तौर पर पूर्ण स्वराज प्राप्ति को स्वीकृत किया गया। लाहौर अधिवेशन 1929 की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। इसमें पूर्ण स्वराज प्राप्ति कांग्रेस के लक्ष्य के तौर पर घोषित किया गया। 31 दिसंबर 1929 की अर्धरात्रि को इनकलाब जिंदाबाद के नारों के बीच रावी नदी के तट पर 31 दिसंबर 1929 रावी नदी के तट पर भारतीय स्वतंत्रता का प्रतीक तिरंगा झंडा फहराया गया। इसके बाद 26 जनवरी 1930 को पूरे राष्ट्र में जगह जगह सभाओं का आयोजन किया गया जिसमें सभी लोगों ने सामूहिक रूप से स्वतंत्रता प्राप्ति करने की शपथ ली। लाहौर अधिवेशन में पास किए गए प्रस्ताव की प्रमुख मांगें इस प्रकार थीं। पहला, गोलमेज सम्मेलन का बहिष्कार किया गया। पूर्ण स्वराज को कांग्रेस ने अपना मुख्य लक्ष्य घोषित किया। तीसरा प्रस्ताव था कांग्रेस कार्य समिति को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का पूर्ण उत्तरदायित्व सौंपा गया, जिनमें करों का भुगतान नहीं करने जैसे कार्यक्रम सम्मिलित थे। सभी कांग्रेस सदस्यों को भविष्य में काउंसिल के चुनाव में भाग न लेने तथा काउंसिल के मौजूदा सदस्यों को अपने पदों से त्यागपत्र देने का आदेश दिया गया। 26 जनवरी 1930 को 30 का दिन पूरे राष्ट्र में प्रथम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का निश्चय किया गया। 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का निश्चय किया गया। चौथा प्रश्न है, शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग कैलेंडर का एक चैत्र ग्रेगोरियन कैलेंडर पर आधारित 365 दिन के सामान्य वर्ष की निम्न तिथियों में से किस एक के तद अनुरूप है? 22 मार्च, 15 मई, 31 मार्च या 21 अप्रैल? सही उत्तर है इसका 22 मार्च अथवा 21 मार्च। ये अर्धरात्रि का टाइम होता है इसलिए दोनों डेट दी गई हैं। ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ साथ संपूर्ण भारत के लिए शक संवत को राष्ट्रीय पंचांग कैलेंडर के रूप में स्वीकार किया गया है। राष्ट्रीय पंचांग के अनुसार एक वर्ष में 12 महीने और 365 दिन होते हैं। ये चैत्र से फागुन तक चलता है। 21 मार्च को चैत्र का प्रथम दिन होता है। राष्ट्रीय पंचांग को 22 मार्च 1957 से लागू किया गया। तारीख है 22 मार्च 1957। चैत्र का प्रथम दिन शुरू होता है 21 मार्च से। सिंचाई कर
हक ए शर्ब लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? सिंचाई कर है हक ए शर्ब, इसे किसने लगाया था? फिरोज शाह तुगलक। भूमि की उपज का 10% होता था। फिरोज शाह तुगलक का शासन 1351 से 1388 ईस्वी तक रहा। फिरोज शाह तुगलक 1354 हिसार में गुजरी प्रेम महल की स्थापना की। किसकी याद में? प्रिय गुजरी प्रेमिका के लिए। गुजरी महल में काला पत्थर का इस्तेमाल किया गया है। सुल्तान बनने के बाद फिरोज शाह तुगलक ने सभी कर्जे माफ कर दिए, जिसमें सोंधर ऋण भी शामिल था, जो मोहम्मद तुगलक के समय किसानों को दिया गया था। कौन सा ऋण? सोंधर ऋण। किसने दिया था? मोहम्मद तुगलक ने दिया था। क्या था ये सोंधर ऋण? किसान ऋण था, कृषि ऋण था। सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने ये सारे कर्जे माफ कर दिए। फिरोज शाह ने 24 कष्टदायक करों को समाप्त करके केवल 4 कर लागू किया, जिसमें एक था खराज, जिसे लगान कहते थे, खराज कहते थे, लगान था, ये लगान था। खुम्स, युद्ध में लूटा गया माल को खुम्स कहा जाता था। जजिया और जकात। जजिया गैर इस्लामिक लोगों पर लगता था, जो कि ब्राह्मण को छोड़ के बाकी सभी लोगों पर लगता था। जकात इस्लाम धर्म के लोगों पर लगता था, जो 2.5% उनकी आमदनी का 2.5% दान के रूप में देना होता था। यह वो उन लोगों द्वारा दिया जाता था जो मालदार होते थे, और उन लोगों को दिया जाता था जो अपाहिज या असहाय या साधनहीन होते थे। सुल्तान ने सिंचाई की सुविधा के लिए 5 बड़ी नहरें बनवाई थीं। पहली है यमुना नदी से हिसार तक 150 मील लंबी। दूसरी है सतलज नदी से घग्गर नदी तक 96 मील लंबी थी ये। और सिरमौर की पहाड़ी से लेकर हांसी तक तीसरी नहर थी। चौथी नहर थी घग्गर से फिरोजाबाद तक। और 5वीं है यमुना से फिरोजाबाद तक। सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने 1200 फलों के बाग लगवाए थे। 300 नगरों से अधिक की स्थापना इसने करवाया था, जिसमें से हिसार हरियाणा का, फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश, हरियाणा का ही एक जिला है फतेहाबाद, जौनपुर उत्तर प्रदेश का एक शहर, और पंजाब का फिरोजपुर प्रमुख नगर थे। जौनपुर नगर की नींव उसने अपने चचेरे भाई फखरुद्दीन जौना मोहम्मद बिन तुगलक की याद में डाली थी। उसके शासनकाल में खिजराबाद और एवं मेरठ से अशोक के 2 स्तंभ लेखों को लाकर दिल्ली में स्थापित किया गया। कहाँ से? खिजराबाद और मेरठ से अशोक के 2 स्तंभ लेख कहाँ स्थापित किए गए? दिल्ली में। किसके शासनकाल में? फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में। फिरोज ने एक रोजगार का दफ्तर और अनाथ स्त्रियों, विधवाओं और लड़कियों की सहायता हेतु एक नए दीवाने खैरात नाम का विभाग की स्थापना की। दारुल शफा नामक एक राजकीय अस्पताल का निर्माण करवाया, जिसमें गरीबों का मुफ्त इलाज हुआ करता था। दासों की देखभाल के लिए उसने दीवाने बंदगान की स्थापना की। दिल्ली सल्तनत में प्रथम बार फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों से भी जजिया लिया। जजिया ब्राह्मणों से नहीं लिया जाता था, लेकिन फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों से भी जजिया लिया। फिरोज ने हिंदुओं की ज्वालामुखी मंदिर के पुस्तकालय से 1300 ग्रंथों में से कुछ का अनुवाद कराया था। दलायते फिरोज शाही के नाम से इसका अनुवाद हुआ था। एजुद्दीन द्वारा इसका अनुवाद किया गया था। कौन से मंदिर? हिंदुओं के ज्वालामुखी मंदिर के पुस्तकालय से 1300 ग्रंथों का अनुवाद, 1300 ग्रंथों में से कुछ का अनुवाद कराया था। किसने किया था? एजुद्दीन ने। दलायते फिरोज शाही के नाम से।
दलाइते फिरोज शाही आयुर्वेद से संबंधित था। सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली में कोटला फिरोज शाह दुर्ग का निर्माण करवाया। दिल्ली में फिरोज शाह तुगलक सल्तनत कालीन पहला शासक था जिसने राज्य की आमदनी का ब्यौरा तैयार करवाया। ख्वाजा हिसामुद्दीन ने एक अनुमान के अनुसार फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल की वार्षिक आय 6,75,00,000 थी। 6,75,00,000 थी। ख्वाजा हिसामुद्दीन ने इसका अनुमान लगाया था। फिरोज तुगलक ने शंसगानी 6 जीतल का नया सिक्का चलवाया। उसने सिक्कों पर अपने नाम के साथ अपने पुत्र या अपने उत्तराधिकारी फतह खान का नाम अंकित करवाया था। हेनरी इलियट और एल्फिंस्टन ने फिरोज को सल्तनत युग का अकबर कहा है। सल्तनत युग का अकबर किसे कहा है? फिरोज शाह तुगलक को। किसने? हेनरी इलियट, एल्फिंस्टन ने। फिरोज शाह तुगलक की सफलताओं का श्रेय उसके प्रधानमंत्री खान-ए-जहां मकबूल को दिया जाता है। सुल्तान फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु 1388 में हुई और उसको हौज खां परिसर दिल्ली में दफन कर दिया गया। छठा प्रश्न है, इंग्लिश से है, ये सीसेट वाले पेपर से रिलेटेड है। चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द गिवन प्रोवर्ब / आइडियम। जंप ऑन द बैंड वैगन, इसका सही उत्तर है टू जॉइन अ पॉपुलर ट्रेंड। जंप ऑन द बैंड वैगन का अर्थ होता है जैसा देश वैसा भेष। भारतीय मानक समय की यामोत्तर नहीं गुजरती। भारतीय मानक समय की यामोत्तर नहीं गुजरती। आंध्र प्रदेश से, उत्तर प्रदेश से, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र नहीं गुजरती है। महाराष्ट्र से, आंध्र से, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ से गुजरती है। ये देखिए मैप के ऊपर, ये उत्तर प्रदेश, ये यामोत्तर गुजर रही है उत्तर प्रदेश से है। ये एमपी हो गया, ये छत्तीसगढ़, उड़ीसा, ये आंध्र प्रदेश है। लेकिन हैदराबाद, तेलंगाना से नहीं गुजरती। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, ये आंध्र प्रदेश से गुजरती है। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। ये 4 स्पेलिंग्स दी हुई हैं, इसमें जो सही है उसे चूज करना है। सही उत्तर है प्यूरिटेनिकल। इसका मतलब होता है सख्त नैतिकवादी। PURITANICAL, प्यूरिटेनिकल। बाकी सारे गलत। मोबाइल फोन में IMEI कोड में ई का क्या आशय है? इसका सही उत्तर है इक्विपमेंट। इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी। ई फॉर इक्विपमेंट। घुन और केंचुए जैसे अन्य जीवों के अपशिष्टों या मृत शरीर को खाने वाले जीवों को क्या कहा जाता है? घुन और केंचुए जैसे अन्य जीवों के अपशिष्टों या मृत शरीर को खाने वाले जीवों को क्या कहा जाता है? इसका सही उत्तर है अपरदभोजी, टेट्रीवोरियस। पुर्तगाल के पुनः निर्वाचित प्रधानमंत्री हैं H.E. एंटोनियो कोस्टा। बोरिस जॉनसन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं। हुन सेन कंबोडिया के और मैनुअल मोरेरो क्रूज क्यूबा के। ये रहा मैप पर, आप देख सकते हैं पुर्तगाल। इसकी कैपिटल, इसकी राजधानी है लिस्बन।
ये पुर्तगाल, स्पेन, फ्रांस, ये मेडिटेरियन सी, भूमध्य सागर, ट्यूनीशिया, ये मोरक्को, ये रहा कंबोडिया, थाईलैंड, लाओस, वियतनाम, ये वियतनाम है, साउथ चाइना सी, गल्फ ऑफ थाईलैंड, ये है कंबोडिया की लोकेशन। इसकी राजधानी है नॉम पेन। ये है क्यूबा, क्यूबा की राजधानी हवाना। अब ये सीसैट का रीजनिंग से सवाल है। ये स्टेटमेंट कथन दिया गया है और निष्कर्ष कंक्लूजन दिया गया है। पहला कथन है कुछ चूहे खरगोश हैं। दूसरा कथन है कुछ खरगोश मच्छर हैं। कंक्लूजन, कुछ मच्छर चूहे जरूर होने चाहिए, सभी खरगोश चूहे हैं। इसमें से सही उत्तर होगा ये, कुछ चूहे खरगोश हैं। तो कुछ चूहे खरगोश हैं, चूहे के कुछ पार्ट खरगोश में आते हैं। कुछ खरगोश मच्छर हैं, कुछ खरगोश मच्छर हैं, कुछ खरगोश का पार्ट मच्छर में आता है। अब कंक्लूजन देखिए, कुछ मच्छर चूहे जरूर होने चाहिए, कुछ मच्छर चूहे जरूर होने चाहिए। मच्छर यहाँ है, चूहे यहाँ है, चूहे और मच्छर में कोई भी रिलेशन नहीं स्थापित हो रहा है, इसलिए ये गलत। पहला गलत। सभी खरगोश चूहे हैं, सभी खरगोश चूहे हैं। कुछ चूहों का पार्ट खरगोश में जा रहा है और कुछ खरगोश का पार्ट चूहे में आ रहा है, लेकिन पूरे के पूरे खरगोश चूहे हो जाए ये असंभव है। सभी खरगोश चूहे नहीं हो सकते, इसलिए दूसरा भी निष्कर्ष गलत है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यदि ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही निष्कर्ष 2 निकलता है। तीसरा प्रश्न ये भी रीजनिंग से है, सीसेट पेपर से। प्रूडेंट शब्द में 2 अक्षरों के ऐसे कितने सेट हो सकते हैं जिनके मध्य विद्यमान अक्षरों की संख्या वर्णानुक्रम में उसके मध्य अक्षरों की संख्या के समान है? इसका सही उत्तर है 2। ये आगे इसका व्याख्या हम देख लेते हैं। जैसे प्रूडेंट, प्रूडेंट को क्या करेंगे, PRUDENT ऐसे करके लिख लेंगे हैं। फिर उसका अल्फाबेटिकल प्लेस, P का अल्फाबेटिकल प्लेस क्या है 16, R 18वें स्थान पे है, U 21वें स्थान पे, D 4थे स्थान पर है, E 5वें स्थान पे आता है, N 14वें स्थान पे और T 20 स्थान पर। अब इसमें क्या करते हैं, अब यहाँ से शुरू करेंगे। 16, ये 16 है। अब यहाँ पे इसे ये 18 नहीं गिनेंगे, ये 16, 16 से 17, 18, 19, 20, 21, 22, तो कोई इसमें पैर नहीं बना है। पैर इस प्रकार से बनना, जैसे 4 और 5 एक पैर हो गया, एक पैर हो गया। जैसे 4 और 5 ये एक पैर हो गए हैं, इस प्रकार से बनना चाहिए। देखो 16 से 17 नहीं बना, 18। अब देखो 18 लेते हैं, 18 से 19, 20, 21 है ही नहीं, 21 के बाद कोई नंबर तो छोड़ दो, 18 से भी नहीं बन रहा है। 21 से अब देखो 21 के बाद तो कोई नंबर ही नहीं है, तो इसे भी छोड़ दो। 4 से 5 ये बन गया है। अब 5 से ले लो, 5 से 6 नहीं बन रहा है, 14 से 20 भी नहीं बन रहा है। तो अब उल्टे आ जाओ, 20 से 21 नहीं बनेगा, 14 से गिनो। अब ये 14, 15, 16, 17, 18 ये बन गया, ये बन गया ना। 14 से 15, 16, 17, 18 ये दूसरा पेयर बन गया। 14 से अब 5 से 6, 7 नहीं बन रहा है,
यहाँ शुरू करो 5 नहीं बनेगा, 21 से इधर शुरू करो तो 22, 22 है ही नहीं, 18 से 16 ये नहीं, तो सिर्फ कितने पेयर बन रहे हैं? 2 पेयर, और यही इसका आंसर हो गया। कितने पेयर बन रहे हैं? 2 पेयर। तो इसका आंसर ये दूसरा आंसर हो गया है। नेक्स्ट सब देखते हैं, उत्तर प्रदेश का खमरिया किसके लिए प्रसिद्ध है? खमरिया किसके लिए प्रसिद्ध है? एक कालीन के लिए प्रसिद्ध है। खमरिया जो है भदोही जिले का एक नगर पंचायत है। निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग शब्द है? अब ये 4 दिए हैं, बचपन, संतान, हीरा, गुस्सा। इसमें स्त्रीलिंग कौन सी है? यह संतान, मेरी संतान, ये स्त्रीलिंग शब्द है। मेरा बचपन पुल्लिंग है। हीरा, हीरा भी पुल्लिंग है। गुस्सा ये भी पुल्लिंग है, लेकिन संतान स्त्रीलिंग है। मेडिसन का नोबेल पुरस्कार 2021 किसे दिया गया है? मारिया रेसा को, डेविड जूलियस को, आर्देम पटापाउटियन को, दामित्री मुराटोव को। इसका सही उत्तर है डेविड जूलियस और आर्देम पटापाउन को दिया गया है, तो बी और सी सही हो जाएंगे। डेविड जूलियस और आर्देम पटापाउन को दिया गया है मेडिसन का, जबकि मारिया रेसा और दामित्री मुराटोव को शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कौन सी लोकसभा की योजना है? 12वीं, 13वीं, 16वीं, 17वीं। इसका सही उत्तर है ये 12 जनवरी 2015 को हरियाणा के पानीपत से शुरू की गई थी और ये 16वीं लोकसभा की योजना है। अब चल रही है 17वीं लोकसभा। भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के जयंती के उपलक्ष्य में सुशासन सप्ताह कब से कब तक मनाया गया? ये मनाया गया 20 से 25 दिसंबर को। गर्भवती महिला के उचित प्रसव का समय है 37 सप्ताह का, 38 सप्ताह का, 39 सप्ताह का, या ऊपर में से कोई नहीं। सही उत्तर है इसका 37 सप्ताह। देश का प्रथम भारतीय महिला बैंक कहाँ खोला गया? दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, हैदराबाद। कहाँ पर? इसका सही उत्तर है मुंबई में। ये डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, उस समय खोला गया था 19 नवंबर 2013 को मुंबई में। उद्घाटन मनमोहन सिंह ने किया था। शुरुआत में बैंक की 7 शाखाएं थीं, मुंबई, बेंगलुरु, कलकत्ता, चेन्नई, अहमदाबाद, लखनऊ और गुवाहाटी। सार्वजनिक क्षेत्र का यह पहला बैंक है जिसकी निदेशक मंडल की सभी सदस्य महिलाएं हैं। पहली महिला प्रबंध निदेशक थी उषा अनंत सुब्रमण्यम और इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में राजस्थान के सोडा गांव की एक सरपंच थी छवि रजावत, वो शामिल थी, और गोदरेज घराने की तान्या दुबाशा भी शामिल थी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में। अब ये आ गया प्रश्न मैथ का। एक मिश्रण में अल्कोहल और पानी का अनुपात 4:3 है। कितना? 4:3 है। एक मिश्रण है, उसमें अल्कोहल है, पानी है। किस अनुपात में? 4:3 में। यदि 5 लीटर पानी मिश्रण में मिलाया जाता है, अगर 5 लीटर पानी उस मिश्रण में और दिया जाता है तो अनुपात 4:3 से 4:5 का हो जाता है। तो मिश्रण में अल्कोहल की मात्रा ज्ञात करो। तो अब ये ज्ञात करना है कि पानी और अल्कोहल के मिश्रण में अल्कोहल कितनी है। इसका सही उत्तर है 10 लीटर, लेकिन हम इसे आगे देखेंगे। ये देखिए, ये अल्कोहल और वाटर पानी 4:3 में। अब इसमें
कि 5 लीटर पानी मिला दिया गया था, तो ये बन गया था 4:5। 5 लीटर पानी मिलाया गया, 4:3 था, 4:5 हो गया। तो कितना बढ़ गया ये पानी? अल्कोहल तो 4 का 4 ही है, पानी बढ़ गया 3 से 2 हो गया। कितना बढ़ा? 2। तो अब कितना मिला गया था? 5 लीटर। तो ये 5 लीटर 2, ये 2 बड़ा 2 2 2 जो बढ़ी संख्या है, ये 2 बराबर है 5 लीटर की। तो 1 बराबर कितना होगा? 1 यूनिट होगा 5/2, 5/2 के बराबर। 5/2। तो अल्कोहल 4 है, 4 है, इसी का पता करना है कितना अल्कोहल है। तो 4 गुणे 5/2, या 5/2 बराबर 2.5 कर लो, 4 गुणे 2.5 कर दोगे तब भी 10 आ जाएगा, या 4 गुणे 5/2, 5/2। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई निकल के? 5/2, क्योंकि 2 की वैल्यू 5 है तो 1 की वैल्यू 5/2। तो 4 अल्कोहल 4 गुणे 5/2, तो ये 2 को 2 या कम 2, ये 2 दूनी 4, और ये 2 पंचे 10 है, ये हो जाएगा 10 लीटर। ये इसका आंसर हो जाएगा। भाई 3 से 5 हो गया, 2 की बढ़ोतरी हुई, और 2 की यूनिट का मतलब है 5 लीटर, तो 1 यूनिट का मतलब होगा 5/2 लीटर। और 4 लीटर अल्कोहल है, तो 4 की वैल्यू 1 यूनिट के साथ मल्टीप्लाई होगी 5/2, तो ये 10 लीटर निकल के आ गया। यही इसका आंसर होगा। अब ये अलजेब्रा का सवाल है। x + 1/x = 5, देन x² + 1/x²। अब ध्यान दें, x + 1/x की वैल्यू 5 है, यहाँ स्क्वायर है, यहाँ स्क्वायर है, तो इसकी वैल्यू निकालना है। अगर इसकी वैल्यू निकालना है तो इसमें सीधे क्या करना है, यहाँ स्क्वायर है, यहाँ स्क्वायर। देखो यहाँ पर x/x है, 5 है, तो स्क्वायर स्क्वायर, अगर स्क्वायर स्क्वायर है तो सीधे 5 गुणे 5, 5 का स्क्वायर करना है, -2 कर देना है, इसका 23 आ जाएगा। ये देखो 5 का स्क्वायर करना है, इसमें 5 का स्क्वायर करना है तो 25 हो गया, 25, और -2 कर देना है। ये 2 है ना स्क्वायर, तो -2 कर दो, 25 - 2 23, इसका सीधा आंसर 23। अगर 6 यहाँ पर होता, इसका वैल्यू 5 की जगह 6 होता तो 36 हो जाता, 6×6 36, -2 कर देते 34 आंसर आ जाता। अगर यहाँ पर इसकी वैल्यू 10 होती तो 10 का स्क्वायर 100, -2 98। सिंपल, इसे याद कर लो। सिंह का पर्यायवाची शब्द नहीं है। देखो वनिता का पर्यायवाची स्त्री होता है, बाकी बच गए शार्दूल, व्याघ्र और केसरी सिंह के पर्यायवाची शब्द हैं। कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? क्रिया के साथ जुड़ते हैं। क्रिया या धातु के अंत में जुड़ने वाले प्रत्यय कृदंत प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे चलाना में चल धातु में आना प्रत्यय लगा है, देखो चलाना है, इसमें चल धातु है, इसके साथ आना प्रत्यय लगा है, आखिरी में क्या आना जोड़ के चलाना बना है ना, चल में आना जोड़ दिया चलाना, तो आना प्रत्यय लगा है, तो कौन सा है? क्रिया धातु। किस बजट सत्र में यह नीतिगत लक्ष्य निर्धारित किया गया था कि 2022 तक किसानों की आय 2 गुनी कर दी जाएगी? किस बजट में यह नीतिगत लक्ष्य निर्धारित किया गया था? 16-17 के बजट में।
सुरक्षात्मक भेदभाव की नीति किसको प्रोत्साहन देती है? ये सीसेट से लिया गया सवाल है। सीसेट का पेपर किससे रिलेटेड है? सुरक्षात्मक भेदभाव की नीति। नो, सीसेट का नहीं है, ये पॉलिटी से रिलेटेड है। सुरक्षात्मक भेदभाव की नीति किसको प्रोत्साहन देती है? ये वास्तविक समानता को। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक आगे झुकने, ये है सीसेट का। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक आगे झुकने के धनात्मक व्यक्तिक संकेत द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है? मतलब अगर कोई आगे ऐसे झुक के किसी चीज को सुन रहा है तो वो क्या है? इसका सही उत्तर एकाग्रता, मतलब वो बहुत एकाग्रचित होकर कोई बात को सुन रहा है। यह वक्ता को सुनने के लिए श्रोता द्वारा आगे झुकना एक धनात्मक व्यक्तिक है, क्योंकि इससे श्रोता की रुचि एवं एकाग्रता जाहिर होती है। अगला प्रश्न है, सरकारी आयोग, वेरी इंपॉर्टेंट, का गठन किया गया था 1983 में। इसका गठन किया गया था। सरकारी आयोग का गठन 9 जून 1983 न्यायमूर्ति राजेंद्र सिंह सरकारिया की अध्यक्षता में किया गया था। इसके अन्य सदस्य कौन है? इंपॉर्टेंट है, बी शिवरमन और डॉक्टर SR सेन। अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र सिंह सरकारिया, और उसके सदस्य कौन थे? बी शिवरमन और डॉक्टर SR सेन। कब गठित हुआ? 9 जून 1983 को सरकारिया आयोग। क्या अनुशंसा, रिकमेंडेशन क्या किया था इस आयोग ने? राज्यपाल को उस राज्य के बाहर का एक प्रतिष्ठित व्यक्ति होना चाहिए जो न्यूट्रल हो, उदासीन हो, उसके गहन राजनीति से जुड़ाव उसका ना हो, उसने हाल के दिनों में राजनीति में भाग नहीं लिया हो। अच्छा, अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, इसकी स्थापना अप्रैल 1987 में G7 देशों द्वारा की गई थी। यह मिसाइल और मानव रहित हवाई वाहन प्रौद्योगिकी के प्रसार को रोकने हेतु स्थापित किया गया। भारत इस समूह का सदस्य है। उपर्युक्त विवरण निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय समूह की व्याख्या करता है? भाई, मिसाइल प्रौद्योगिकी के नियंत्रण व्यवस्था को, परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह को, ऑस्ट्रेलिया समूह को, या वार्षिक व्यवस्था को? यह जो है स्थापना कब हुई? अप्रैल 1987 में G देशों द्वारा की गई। मिसाइल और मानव रहित हवाई वाहन प्रौद्योगिकी के प्रसार, ये तो यही पकड़ लो, मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था, ये हो गया, ये सही है। भारत इस समूह का सदस्य है, बिल्कुल सही है। तो सही उत्तर हो गया मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था। इसकी व्याख्या देखते, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजिम। यह मिसाइल और मानव रहित हवाई वाहन प्रौद्योगिकी, ड्रोन के प्रसार को रोकने के लिए 35 देशों का एक अनऑफिशियल, स्वैच्छिक, अपनी इच्छा से साझेदार हैं, जो 500 किलोग्राम से अधिक पेलोड और 300 किलोमीटर दूरी तक ले जाने में सक्षम है। ये सदस्य जो हैं, मिसाइल और UAV प्रणालियों की आपूर्ति करने से रोका जाता है, जो गैर सदस्यों को सभी देश। इसकी स्थापना अप्रैल 1987 में G7 देश कौन कौन से? USA, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, जर्मनी, कनाडा, इटली और जापान, 7 देश हो गए। इसकी स्थापना 27 जून 2016 को भारत इसका पूर्ण सदस्य बन गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वर्चुअल डिजिटल एसेट्स यानी क्रिप्टो करेंसी और NFT से होने वाली आय पर कितने फीसदी की दर से टैक्स लगाने का निर्णय लिया है?
सही उत्तर है 30%। वर्चुअल डिजिटल एसेट यानी क्रिप्टो करेंसी और पर कोऑपरेटिव सोसाइटी जिनकी आमदनी 1 से 10 करोड़ रुपए के बीच है उन पर सरचार्ज को 12 से घटाकर कितनी फीसदी कर दिया गया है? सही उत्तर है 7%। वित्त वर्ष 2021-22 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का 6.9% के बराबर रहेगा। पहले 6.8 रहने का अनुमान था। वित्त वर्ष 2022-23 में वित्त वर्ष 2022-23 में राजकोषीय घाटा जीडीपी के कितना प्रतिशत के बराबर रहने का अनुमान लगाया गया है? मतलब वित्त वर्ष, ये जो करंट वित्त वर्ष है, फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में राजकोषीय घाटा कितना रहेगा? 6.4%। पूर्वोत्तर के विकास के लिए इस बजट में कितने रुपए आवंटित किए गए हैं? कितने रुपए आवंटित किए गए हैं? 1500 करोड़ रुपए। तो साथियों, आज समाप्त करते हैं यहीं पर।